हे गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फैंटास्टिक फोर का एक जबरदस्त किस्म का स्टोरी आर्क। जैसा कि आप सबको पता है कि डार्क रेन का हमने जब से टॉपिक शुरू करा तो उसके अंदर चीजें काफी ज़्यादा डार्क होते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि हर चीज के ऊपर नॉर्मन ऑसबॉर्न का कब्जा हो चुका है। हमने न्यू एवेंजर्स, माइटी एवेंजर्स, आयरन मैन और इस तरह की बहुत सारी सीरीज देखी हैं जो कि चल रही हैं साथ में। लेकिन दरअसल फैंटास्टिक फोर की ये जो सीरीज है, यहाँ से फैंटास्टिक फोर काफी ज्यादा बदलने वाले हैं। और इसकी शेयर करने की एक वजह ये भी है कि मैंने इससे पहले फैंटास्टिक फोर की कोई सीरीज शेयर नहीं करी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा स्टोरी आर्क शुरू करूं और कौन सा नहीं करूं। तो मैंने यही सोचा था कि डार्क रेन की जो स्टोरी आर्क है मैं वहां से फैंटास्टिक फोर की सीरीज शुरू करूंगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ से जो है फैंटास्टिक फोर को जोनाथन हिकमैन ने लिखना शुरू कर दिया था। और जोनाथन हिकमैन जो है वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स हैं मार्वल कॉमिक्स के अंदर। इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सीरीज लिखी हैं और उनकी वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से एक सीरीज फैंटास्टिक फोर को माना जाता है, जिसके अंदर हम फ्रैंकलिन रिचर्ड की जो है फुल मैक्सिमम पोटेंशियल वाली पावर्स देखेंगे कि किस तरह उसने गैलेक्टस तक को अपना हेराल्ड बना लिया। तो वो सारी चीज़ें इन्हीं स्टोरी आर्क्स के अंदर होंगी, लेकिन अभी हम उसके शुरुआत में, तो वो चीज़ें अभी आपको फौरन नहीं दिखेंगी, लेकिन आगे जाके बिल्कुल हम वो सब भी कवर करेंगे ही। सो गाइस, आपको बताना चाहूँ कि इस सीरीज के जो हमारे पास 5 इश्यूज हैं डार्क रेन के अंदर, जिसके अंदर हम देखेंगे किस तरह से डार्क रेन में अब नॉर्मन ऑसबॉर्न से फैंटास्टिक फोर का सामना होता है। और इसको शेयर करने की खास वजह यह है कि इसके अंदर हम एक मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, जो कि रीड रिचर्ड यानी मिस्टर फैंटास्टिक हम सबको समझाएंगे। सो गाइस, आई होप कि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, लेकिन अगर नहीं भी किया तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। नीचे लाल बटन दबाओ और नोटिफिकेशन साथ में दबा देना, ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो डले तो फौरन से नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। सो गाइस, चलिए अब बिना किसी और देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस सीरीज का स्टार्ट होता है बेसिकली बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर, जहां पे हम देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर के हेडक्वार्टर के अंदर डॉक्टर रीड रिचर्ड मिस्टर फैंटास्टिक एक मशीन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और उनका पूरा ध्यान इस मशीन के ऊपर होता है, वो कहीं ना देख रहे होते हैं ना कुछ सोच रहे होते हैं। और वो साथ में हम रीडर्स को ये बता रहे होते हैं कि इस सब की शुरुआत 1 हफ्ता पहले हुई, ठीक स्क्रल इन्वेजन के बाद। और ये ठीक उसके बाद हुआ जब नॉर्मन ऑसबॉर्न को जो है हर चीज़ का टोटल कंट्रोल सौंप दिया गया। तब हम लोग जो है अपनी बिल्डिंग में वापसी लौट कर आए, क्योंकि ये बात हम सब जानते हैं कि बैक्स्टर बिल्डिंग सीक्रेट इन्वेजन के अंदर बहुत बुरी तरीके से तबाह हो गई थी, तो उसके रिपेयर का काम चल रहा था, इसलिए ये लोग अब दोबारा यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। और रीड रिचर्ड बताते हैं कि ये वही दिन है जिस दिन मैं पहली बार इस घर में शिफ्ट हुआ दोबारा, और मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर ली कि मैं अपनी सारी हदों को पार कर दूंगा। मैंने सोच लिया था कि मुझे अब जानना होगा कि मैं असल में कौन हुआ करता था। मुझे उस सच को जानना था जो मुझसे छुपा हुआ था, वो सच जो कि हमारा फैक्ट था, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है कि ये सारा सब कुछ जो होता है वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, और इसकी वजह से सारी ह्यूमैनिटी, मेरी फैमिली, मेरे बच्चों को सफ़र करना पड़ा है। ये वही दुनिया है जो कि मैंने उन लोगों के लिए बनाई थी जिसमें ये सब रह रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे रीड रिचर्ड का ये मानना है कि सीक्रेट इन्वेजन का जो ये प्लॉट हुआ है, जो स्क्रल इन्वेजन हुई है अर्थ के ऊपर, इसमें रीड रिचर्ड का कहीं ना कहीं हाथ है। मतलब वो ये नहीं कह रहे हैं कि टोनी स्टार्क की वजह से इन्वेजन हुई है, वो कह रहे हैं कि मेरी वजह से इन्वेजन हुई है, और मुझे उस बात को जानना है कि मैंने ऐसी क्या गलती करी थी जिस वजह से ये सब कुछ हुआ है। और यहीं से दूसरी तरफ हम फ्रैंकलिन रिचर्ड और वैलेरिया की तरफ शिफ्ट होते हैं, जो कि इस वक्त एक गाड़ी के अंदर होते हैं एलेशिया मास्टर के साथ, और वो उनको बेसिकली घर लेकर आ रही होती है, क्योंकि घर की जो है मरम्मत चल रही थी, तो ये लोग सब कहीं और रह रहे थे, लेकिन अब ये लोग सब वापसी घर आ रहे हैं। और यहाँ पे हम फ्रैंकलिन के बीच और वैलेरिया के बीच थोड़ी बहुत बातचीत देखते हैं। और यहाँ पे फ्रैंकलिन जो है अपना एक कॉबॉय जैसा सूट पहन के घूम रहा होता है, तो वहीं पे जो है वैलेरिया उसको बोलती है कि तुम्हें ये सब कपड़ों में घूमने की जरूरत नहीं है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, हम सुपर हीरो फैमिली से बिलोंग करते हैं। और एलेशिया भी कहती है कि बिल्कुल फ्रैंकलिन ये ठीक कह रही है, और वैसे भी हम इस तरह गन्स के साथ नहीं खेल सकते हैं, ये एक बुरा मैसेज लोगों के ऊपर पहुंचाएगा। और दूसरी तरफ हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं द थिंग और जॉनी स्टॉर्म की तरफ, जहाँ पे वो दोनों टीवी पे कुछ वगैरह देख रहे होते हैं। और बैन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन जॉनी वो यहाँ पे खामोश बैठा होता है और बोलता है कि यार लगता है मेरी अब ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, मेरे जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी तो ऐसा लग रहा है कि बर्बाद हो गई है। तो द थिंग बोलता है कि तुम किस बारे में यहाँ पे बैठ के बड़बड़ा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो बोलता है कि यार तुम समझ नहीं रहे हो, अब ऐसा हो गया कि मैं एक परफॉर्मर हूँ लेकिन मेरी कोई ऑडियंस नहीं है। इसकी एग्जांपल तुम ऐसे ले सकते हो कि एक फार्मूला 1 ड्राइवर जिसके पास फार्मूला 1 कार ही ना हो तो उसके साथ क्या होगा। तो बोलता कि यार तुम प्लीज़ जॉनी फिर से शुरू ना हो, मुझे बताओ कि आप क्या कहना चाह रहे हो तुम। तो बोलता कि यार
मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं अब आगे कैसे बढ़ूंगा। मतलब मेरा सारा स्वैग वैग सब जा चुका है, मैं अपना फ़ोन खो चुका हूँ और उसके अंदर तमाम उन लड़कियों के नंबर थे जो कि काफ़ी सिंगल, हॉट और मेरी ज़रूरतमंद हुआ करती थी। अब मैं उनसे कैसे बात करूँगा। तो मतलब आप देख रहे हैं कि जॉनी स्टॉर्म का यहाँ पे दुख है ये कि उसका फ़ोन इस सब में ज़ाया हो गया, उसके अंदर उसके सारे कॉन्टैक्ट से सारी लड़कियों के नंबर थे। वहीं पे बहन बोलता कि बेटा अब लगता है कि तुम्हारी नई शुरुआत का वक्त आ गया, अच्छा हुआ कि जो गया वो गया। लेकिन वहीं पे सूजन स्टॉर्म आती है और बोलती है कि सच में अनबिलीवेबल, तुम दोनों यहाँ पे आराम फरमा रहे हो जॉनी स्टॉर्म और बेन ग्रिम, हमें जो है घर का बहुत सारा काम करना है, क्या तुमने सुना नहीं कि बच्चे आज वापसी आ रहे हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि यार हम लोग पहले ही काफ़ी ज़्यादा काम कर चुके हैं और हमारे से अच्छा काम तो ये डूम बॉट्स कर रहे हैं, देख रहे हो ना कितनी सफाई से कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इनको काम करना चाहिए, हम लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं, तुम भी बैठो चिल करो। तो बोलती है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या कह रही हूँ, मुझे सबकी कोई परवाह नहीं है, बच्चे अभी कुछ देर में किसी भी वक्त यहाँ पे आते ही होंगे, ये घर इस तरह से बिखरा हुआ है, हमें सबको सेट करना पड़ेगा, कम से कम हमें उनके रूम्स को तो फिनिश कर देना चाहिए ताकि वो लोग वहाँ पे आराम से रह सकें। वहीं पे जॉनी बोलता है कि पहली बात, तुम जितना सोच रहे हो अपने बच्चों के बारे में वो इतने नाजुक नहीं है, वो काफ़ी टफ है और मैं और बैन इस बात को जानते हैं। और दूसरी बात, तुमने एलेशिया के साथ उनको 2 घंटे पहले बाहर भेजा था और तब तक हमने जो है इतनी देर में 5 फ्लोर का फर्नीचर सेट कर भी दिया है, और जो बचा कुछ है मतलब रीड रिचर्ड की लैब, उसको तो हम कबाड़ को सही नहीं करने वाले और ना ही रीड हमें उसमें घुसने देगा। तो सूजन बोलती है तुम उस सब की चिंता छोड़ दो क्योंकि रीड अपने सामान की फिक्र खुद कर लेगा, हमें जो है दूसरी चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। और वहीं पे हम रीड रिचर्ड की तरफ शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो बोलता है कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, मैं अपने आप से अब और झूठ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे अब दिल के अंदर ये गिल्ट महसूस हो रही है और ये गिल्ट जो है मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है, मैं अपना दिमाग कहीं और लगा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि सब में मेरी गलती है और मुझे इसको पता करना ही होगा, मैं इस तरह ज़िंदगी आगे नहीं गुजार सकता हूँ। और इस तरह हम बेसिकली देख रहे होते हैं कि रीड रिचर्ड जो है लैब के अंदर वो अपनी मशीन बनाने में लगे होते हैं, जबकि सूजन को लग रहा था कि वो लैब का काम समेट रहा है। और सूजन आती है उन लोगों के साथ और बोलती है कि तुम्हें से मुझे ये उम्मीद नहीं थी और तुम भी शुरू हो गए। तो वहाँ पे रीड रिचर्ड बोलते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है। तो सूजन चीखती है कि रीड क्या हो गया है तुम्हें, ये वक्त नहीं है आइडियाज़ के लिए। तो बोलता है कि हाँ जान, मैं जानता हूँ कि ये वक्त नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, मेरी इंटेंशंस बेस्ट है हमेशा की तरह। मैंने एक लिस्ट भी बनाई थी जिसमें मैं तमाम सारी चीज़ों को जो हूँ एक एक करके कर रहा था। मैंने होम सिक्योरिटी प्रोग्राम जो था उसको ऑनलाइन कर दिया है, कुछ हर्बीज़ को जो है फ्रैंकलिन और विलेरिया के खेलने के लिए बना दिया है। वेल इस लिस्ट के अंदर तकरीबन 27 काम थे जो मुझे आज करने थे, लेकिन इसी के बीच में मैं कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गया और उस डिस्ट्रैक्ट होने की तरफ से मेरे पास एक आइडिया आया है। मैंने एक 2 पॉइंट सिंगुलैरिटी सोर्स बनाया है जो कि ड्राइव करेगा हमारे इस अनसर्टेनिटी इंजन को जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इसके जरिए हम जो है अलग अलग वेरिएबल इमेजेस बना सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि ऑल्टरनेट रियलिटी के अंदर किस तरह से लोगों ने मुश्किलें हल करी हैं। तो वहीं पे जॉनी बोलता है कि जरा एक मिनट तुम फिर शुरू हो गए क्या? यहाँ पे कोई और भी है मेरे अलावा जिसको ऐसा लगता है कि मैं साइंस क्लास में बिल्कुल डम बच्चे की तरह बैठा हुआ हूँ जब भी रीड रिचर्ड बात करना शुरू करता है? तो वो बोलता है कि जॉनी मेरी बात ज़रा गौर से सुनो, मैं तुम्हारे ग्रेड्स के बारे में ही बात करने वाला हूँ। तो बोलता है कि बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ मैं बना रहा हूँ जिसके ज़रिए हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हमारी जो अर्थ के अंदर प्रॉब्लम्स हुई हैं उसी तरह की प्रॉब्लम्स किसी और अल्टरनेट अर्थ पे भी हुई होंगी, जाहिर सी बात है। तो हम देखेंगे कि वहाँ के रीड रिचर्ड या वहाँ के लोगों ने उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करा है ताकि मैं देख सकूँ कि मुझसे क्या गलती हुई है जो मैंने यहाँ पे सॉल्व करने में नहीं इस्तेमाल करी। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि इस मशीन का क्या कॉन्सेप्ट है, वो हम आगे जाके और अच्छी तरह से देख लेंगे। तो बैन बोलता है कि ये कोई छोटी मशीन नहीं है। तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि जाहिर सी बात है बैन, बिग प्लान्स बिग मशीन। और इस तरह हम देखते हैं कि वो अपनी मशीन दिखाते हैं और बोलते हैं कि मैंने इसको नाम दिया है द ब्रिज, और इसके जरिए हम चेक करेंगे कि दूसरी रियलिटी के अंदर प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे रीड रिचर्ड ने एक शानदार किस्म की मशीन बनाई होती है और रीड रिचर्ड बोलते हैं कि जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा था कि इसका खुद का अपना पावर सोर्स है, तो ये खुद से जो है चलती है और इसका एक कंटेनमेंट यूनिट भी है जैसे दूसरी सराउंडिंग्स के ऊपर कोई असर नहीं होगा। मेरी मैथ मेरा हिसाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्पिल ओवर हो सकता है। और वैसे भी इस मशीन का नाम जो है अनसर्टेनी इंजन है, तो कुछ ना कुछ अनसर्टेन तो हो सकता ही है हमारे साथ। तो इसीलिए मैंने बिल्डिंग की पावर को इसकी पावर से बिल्कुल अलग कर दिया ताकि अगर इसमें कुछ होता है तो उसका असर बिल्डिंग पर ना पड़ सके। तो सूजन बोलती है कि तुम्हारी बात मैं समझ रही हूँ रीड, लेकिन ये सब करना ज़रूरी है, मतलब आज करना ज़रूरी है, हम इसको कभी और भी तो कर सकते हैं। तो रीड रिचर्ड उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि हम सब जो है इंस्पिरेशन के गुलाम है सूजन, और तुम इस बात को जानती हो और ये चीज़ मेरी बाकी सारी चीज़ों से सच में कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। मैंने बहुत बुरी चीज़ें करी हैं जिनका असर बहुत बुरा हुआ है हमारी इस दुनिया के ऊपर, तो मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ। लेकिन सूजन उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रीड बोलता है कि तुमने मुझसे 1000 बार कहा है सूजन कि मेरा दिमाग एक तोहफा है, तो प्लीज़ मुझे इस तोहफे को इस्तेमाल करने दो। मैं जानता हूँ कि मैं इस तोहफे को इस्तेमाल करके एक बेटर प्लेस बना सकता हूँ इस दुनिया को। एक सच, मुझे सिर्फ एक सच जानना है जो मेरे से अब तक छुपा हुआ है कि वो कौन सा सच है जिसको मैंने फॉलो नहीं किया था और ये सब हुआ है। लेकिन बैक्स्टर बिल्डिंग के बाहर हम देखते हैं कि बहुत सारी अजीबोगरीब वैन्स आके रुकती हैं और वो वैन्स में दरअसल एजेंट्स ऑफ हैमर होते हैं और उनको नॉर्मन ऑसबॉर्न यहाँ पे लेकर आया होता है और बोलता है कि तुम सबके ऑर्डर्स क्लियर हैं, तुम लोग जो मिस्टर फैंटास्टिक के पास जाओगे और जो तुम लोग को कहा गया वो करोगे, मतलब हम यहाँ पे इनिशिएटिव प्रोग्राम को हमेशा के लिए बंद करवाना है। अब उसके खिलाफ कोई भी रेजिस्टेंस अगर तुम लोग को मिली तो तुम लोग उनको नहीं छोड़ना, अपने आर्मर्स को अच्छी तरह से गेयर अप कर लो क्योंकि वो लोग रेजिस्टेंस बिल्कुल करेंगे। तो अब बताओ
कौन है मूड में कुछ सुपर हीरोज को मारने के लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि हैमर के एजेंट बेसिकली यहाँ पे आज जो है एक स्ट्राइक ऑपरेशन करने के लिए आ रहे हैं फैंटास्टिक फोर के पास, और रीड रिचर्ड वगैरह को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और यहीं से रीड रिचर्ड बोलते हैं कि मेरे जाने के बाद टाइम एंड स्पेस के अंदर कुछ वेरिएशंस होंगी, हो सकता है कि मैं काफ़ी घंटों के लिए गया हूँ लेकिन तुम लोगों को कुछ मिनट्स ही लगे। और यही खास बात है इस ब्रिज की। लकीली मुझे वो मोमेंट्स शायद मिल जाएं जो मैं जिनकी तलाश कर रहा हूँ। तो वहीं पे सूजन अभी भी जो है रीड को रोकने की कोशिश कर रही होती है, उसको ये सब ठीक नहीं लग रहा होता है। लेकिन बैन बोलता है कि सूजन बस करो ना, अगर उस आदमी को लग रहा है कि वो कुछ ठीक कर रहा है तो उसको करने दो, वैसे भी रीड हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही काम करता है। तो सू बोलती है कि हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रीड जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, मैं बस ये कह रही हूँ कि हो सकता है कि ये जिस टाइम पे कर रहा है वो गलत हो। मतलब अभी तुम जानते हो कि हम घर वगैरह सेट कर रहे हो, उसमें तुम्हें बीच में ये याद आ गया। तो रीड रिचर्ड बेसिकली आपको पता है शुरू से जो है एक इसी तरह का इंसान रहे। मतलब अगर उनके दिमाग में कोई आइडिया आ जाए तो वो उसको हल करके रहते हैं। वो चाहे अपनी बीवी की, अपने बच्चे की, किसी की बात नहीं सुनते हैं जब उनके दिमाग में आइडिया आ जाए। और यही कूल बात है मिस्टर फैंटास्टिक की। और वो यही यहाँ पे समझा रहे होते हैं कि देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जिनको प्रॉब्लम्स का पता है लेकिन वो नहीं जानते कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि वो इस सब में फंस जाते हैं कि वो कौन सी चॉइस को इख्तियार करें और उससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। लेकिन अब मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं ये पता लगा सकता हूँ कि मुझे कौन सी चॉइस लेनी चाहिए जिससे सब कुछ ठीक हो सकता है, और वो भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर। ये हर कोई शख्स के पास फैसिलिटी मौजूद नहीं होती है, और अब ये मेरे पास मौजूद है। और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, इस बात को मैं जानता हूँ। तो इसीलिए मेरी वजह से पहले बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। मुझे लगता है कि ये दुनिया जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था, और इसमें सबसे ज़्यादा गलती मेरी है। तो हाँ, मुझे जो है इसको अभी इसी वक्त करना है, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। तो प्लीज़ मुझे लक विश करो यार, मैं इतने खतरनाक मिशन पे जो जा रहा हूँ। तो सू बोलती है कि ठीक है, अगर तुमने सोच लिया जाने का तो बस जल्द से जल्द घर आ जाना। तो बोलता है कि हाँ, तुम्हारी नज़र में मैं यहाँ से कहीं गायब ही नहीं होऊंगा, क्योंकि जितनी देर में मैं वापसी होकर आऊँगा तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा। तो सू बोलती है तुम जानते हो कि मेरा क्या मतलब है। तो मिस्टर फैंटास्टिक पीछे देखते हुए बोलते हैं कि मैं हमेशा घर लौट कर आता हूँ और इस बार भी आऊँगा। और इस तरह देखते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक उस ब्रिज को ऑन करते हैं और उसके अंदर आगे चले जाते हैं। और बैंक बोलता है कि वो ठीक रहेगा, तुम इतनी ज़्यादा परेशान ना हो। और वहीं पे जॉनी बोलता है कि चलो हम लोग जब तक जाके फर्नीचर रीअरेंज कर लेते हैं जब तक वो वापसी आए। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि बैक्स्टर बिल्डिंग की सारी बिल्डिंग्स के शीशे टूट जाते हैं। और वहीं से हम देखते हैं हैमर के एजेंट बहुत बुरी तरीके से इनके ऊपर हमला करते हैं, और वो रिसेप्शन पे आके बोलते हैं कि अपने हाथ ऊपर करो, हमें फ्लोर प्लान दो अभी के अभी फौरन। और वहीं पे जॉनी वगैरह ये देखते हैं कैमरास के अंदर, वो बोलता है कि तो हैमर के एजेंट्स हैं और नॉर्मन ऑसबॉर्न के काम करने वाले, ये आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो वहीं पे बैन बोलता है कि यार ये कौन सा वक्त है इनका आने का, बच्चे कभी भी आते होंगे यहाँ पे, चलो हमें कुछ करना ही होगा। तो सू वहाँ पे लिफ्ट के अंदर जाती है, उन सबको लेकर बोलती है कि इन सबको जो है हमें सिर्फ 2 मिनट के अंदर फारिग करना है, जैसे ही हम लॉबी पे पहुंचेंगे, ठीक है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ से फ्रैंकलिन वगैरह जो है वो बिल्डिंग की तरफ आ रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि वो जो है इस बिल्डिंग की पावर को कट कर देते हैं, जिससे वहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक द ब्रिज के अंदर होते हैं तो उनको कुछ महसूस होता है और बोलते हैं कि ये कुछ अलग है। और वहीं पे फ्रैंकलिन और वैलेरिया बोलते हैं कि लगता है आज हमारे डैड फिर कुछ ना कुछ कर रहे हैं बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये बिल्डिंग जो है वो ग्लो होना शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ जिस लिफ्ट के अंदर वो लोग आ रहे होते हैं वहाँ की लाइट चले जाती है, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ की पावर काट दी है, और इस तरह वो लोग लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं। तो वहाँ पे जॉनी बोलता है कि मैं इसको देखता हूँ, उन लोगों ने पावर काट दी हमारी। तो बोलता है कि ज़रा आराम से, ये छोटी जगह है, ज़्यादा गर्म होने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे सूजन बोलती है तो तुम लोग को क्या लगता है, मेरे ख्याल से हम लोग 5th फ्लोर के ऊपर हैं। तो बोलता है कि हाँ, हम उसी के आसपास होंगे, हमारे लिए इस लिफ्ट को जो है खोलो, हम यहाँ से जाते हैं और तुम हमें नीचे मिलना सीधा। तो बैन बोलता है कि जैसा तुम कहो सूजन। और हम देखते हैं कि बैन जो है वहाँ पे उस लिफ्ट का दरवाज़ा खोलता है, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो यहाँ का दरवाज़ा खोलता है तो वो यहाँ पे बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर बाहर नहीं आते हैं, बल्कि वो एक अलग ही दुनिया के अंदर बाहर आगे होते हैं। मतलब यहाँ पे हम डायनासोर्स देख रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ एलियंस देख रहे हैं, हम सिल्वर सर्फर को देख रहे हैं, यहाँ पे हम अजीब व गरीब जंगलात देख रहे हैं, हम यहाँ सेलेस्टियल्स को भी देख रहे हैं। तो मतलब ये है कि इनके अराउंड जो है वो पूरी की पूरी रियलिटी चेंज हो चुकी है। और ये सब शायद इसीलिए हो रहा है क्योंकि द ब्रिज उन्होंने ऑपरेट करना शुरू कर दिया है, जिसको उन्होंने पहले कहा था कि ये एक अनसर्टेन इंजन है। और वहीं पर मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि एक सच वो एक फैक्ट होता है, सिविल वॉर, इल्यूमिनाटी, सीक्रेट इन्वेजन, ये सारी चीज़ें एक के बाद एक होती रही और ये सब मेरी वजह से हुई हैं, और इसके लिए ह्यूमैनिटी, मेरी फैमिली, मेरे बच्चों को सफ़र करना पड़ा है, और वो लोग उसी दुनिया के अंदर रहते हैं जो मैंने उनके लिए बनाई है। तो इसको ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मुझे जानना होगा कि मुझसे क्या गलती हुई है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर मेरे हिसाब से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। और वहीं पे मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि सारी की सारी फील्ड स्टेबलाइज हो चुकी हैं, ब्रिज जो है अच्छी तरह से फंक्शन भी कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हम आगे जा सकते हैं। और मेरे ख्याल से अब हमें तलाश करना चाहिए कि हमसे क्या गलती हुई थी। और इस तरह हम देखते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक द ब्रिज का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। टू बी कंटिन्यूड।